इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सा पद्धति क्या है? ये होम्योपैथी से बिल्कुल अलग चिकित्सा प्रणाली है। इलेक्ट्रॉन के गति से इसमें शब्द लिया गया है इलेक्ट्रो, और होम्यो शब्द हमारा शरीर के होम्योस्टैटिस से लिया गया है। टोटल 38 औषधियां हैं और 38 औषधियों को हम शरीर के 38 अंगों के आधार पर उसको बांट देते हैं। शरीर के ब्लड या लिम्फ में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग का कारण बनता है और रोग का जन्म होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को अपना नमस्कार प्रेषित करता हूं और आपके चैनल का आभार भी व्यक्त करता हूं। इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सा पद्धति क्या है, आज हम आपसे इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि ये पद्धति क्या है, क्योंकि इस पद्धति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जन्म इस चिकित्सा पद्धति का 1865 में इटली के डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी द्वारा किया गया था। हालांकि मैटी जी का जन्म 1809 में इटली के बोलोगाना शहर में हुआ था, लेकिन 65 वर्ष के बाद उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संपर्क में आने के बाद उसमें से कुछ कमियां देखी और उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति का आरंभ 1865 में किया, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिया। जहां तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दो शब्द हैं, इलेक्ट्रो और होम्यो। आमतौर से लोग इसे होम्योपैथी का विकल्प मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होम्योपैथी से बिल्कुल अलग चिकित्सा प्रणाली है। और इलेक्ट्रो शब्द इसमें शरीर की कोशिकाओं में एंजाइम्स के कार्य करने की गति, जो इलेक्ट्रॉन की गति है 1/300 सेकंड प्रति मीटर, उससे इलेक्ट्रॉन के गति से इसमें शब्द लिया गया है इलेक्ट्रो। और होम्यो शब्द हमारा शरीर के होम्योस्टैटिस से लिया गया है। हमारा ये मानना है हमारे चिकित्सा सिद्धांत का कि शरीर के सभी अंग स्टडी स्टेट में अगर बने रहें तो हम रोग मुक्त रहते हैं। और जब कभी हमारे शरीर का कोई अंग हमारे बैलेंस लेवल से नीचे या ऊपर जाता है, अप डाउन करता है, यानी स्टडी टेस्ट उसका बिगड़ जाता है, तो बॉडी का होम्योस्टैटिस बिगड़ जाता है। इस नाते हमने दूसरा शब्द होम्यो अपने बॉडी के होम्योस्टैटिस से लिया है। तो इलेक्ट्रो शब्द लिया हमने इलेक्ट्रॉन की गति से और होम्यो शब्द लिया हमने होम्योस्टैटिस से। तो होम्यो और दोनों मिला करके हम इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। हमारी इस चिकित्सा पद्धति में 32 औषधियां हैं और 5 इलेक्ट्रिसिटीज हैं और एक हमारी एक्स्ट्रा मेडिसिन है। टोटल 38 औषधियां हैं और 38 औषधियों को हम शरीर के 38 अंगों के आधार पर उसको बांट देते हैं। हमारे यहाँ रोग की कोई परिभाषा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक रोग है, एनी परसिस्टेंस चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। यानी शरीर के ब्लड या लिम्फ में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग का कारण बनता है और रोग का जन्म होता है। तो जब हमारी चिकित्सा पद्धति में रोग की परिभाषा के आधार पे हम अंगों को तलाशते हैं कि किस अंग की कमी से, किस अंग में कोई कमी आ गई है, उस अंग की जो स्टेबिलिटी है, स्टडी स्टेट का उसका जो लेवल है, उस लेवल से अगर उसके फंक्शन में अप या डाउन हो रहा है तो हमारी मेडिसिन जाकर के उस अंग, उस ऑर्गन को, पर्टिकुलर ऑर्गन के जाकर के फंक्शन को अप और डाउन को फिर बैलेंस में लाके छोड़ देती है और हम शरीर को रोग मुक्त कर देते हैं। यानी मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुल 38 औषधियां हैं और इन 38 औषधियों से हम सभी प्रकार के रोगों को अंगों के सामंजस्य बैठा करके ठीक करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ किसी रोग की कोई दवा नहीं है, हमारे यहाँ अंगों की दवा है और अंगों की कार्य प्रणाली के आधार पर हम इन दवाओं का चयन करते हैं। ये पद्धति भारत में कब से प्रचलित हुई है? वैसे तो इंडिया में ये 1883 में आई थी, लेकिन 1883 से लेकर के 1850 तक, 1950 तक, यानी आजादी के पहले 1948 तक हम इसको मान लें, आजादी के पहले तक भारत में कुछ इक्का दुक्का प्रैक्टिशनर थे जो इटली से प्रभावित होकर के फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से कुछ सीख करके भारत में आए थे। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अन्ना चिंतई। ये 1883 में मद्रास, यानी जो वर्तमान का चेन्नई है, वहां पर ये आए थे और बाद में वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक फाउंडेशन बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल के बाद में डॉक्टर फादर मुलर ने काउंट सीजर मैटी से कुछ सहयोग राशि लेकर के उस अस्पताल को और आगे बढ़ाया था। लेकिन वो बहुत तेजी से चलने के बाद भी फिर कुछ विसंगतियां रही होंगी, वो बाद में उतना क्रियाशील नहीं रहा। वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की असली प्रचार और प्रसार की जो एक ट्रेन चली वो 1951 से चली। आजादी के बाद जब हम भारत में आजाद हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और
पहला पत्र डॉक्टर अनिल सिन्हा के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को दिया गया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से हम लोग रोगी ठीक करते हैं और हमको मान्यता दी जानी चाहिए। सरकारें आती गई जाती रही और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्लास चलाते रहे, हमारे विद्यार्थी बढ़ते रहे, स्टूडेंट बढ़ते रहे, हमारे प्रैक्टिशनर्स बढ़े, लेकिन मान्यता हमें आज 2021 तक भी प्राप्त नहीं हो पाई और सरकार के विभिन्न झमेलों में हम लोग उलझ के रह गए। हालांकि हमारी चिकित्सा पद्धति में लगभग 1.5 लाख चिकित्सक कार्य कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के चिकित्सक अपने अपने स्तर से इस पर कार्य कर रहे हैं और अभी राजस्थान सरकार ने इसको अपने स्टेट के अंदर एक मेडिकल प्रोसेस के अंदर इसको मान्यता दे दी है और वहां पर इसका कार्य एक स्टेट लेवल पर जारी हुआ है। हम लोग केंद्र सरकार से इसकी मांग कर चुके हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और केंद्र सरकार ने हमको लिखित आदेश पूरे देश में प्रैक्टिस करने के लिए राइट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि देयर इज नो बार इन प्रैक्टिस एंड एजुकेशन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था 2012 में कि आप इनके लिए कोई कानून दिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्तमान समय में एक आईडीसी कमेटी का गठन कर चुकी है जिसने 4 राउंड की बैठकें हम लोगों के विशेषज्ञों के साथ में और अभी 11 जनवरी को यानी 11 जनवरी 2000 को एक करंट मीटिंग हमारी आईडीसी कमेटी के साथ है और उस बाद वो सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और सरकार उस पर लेगी। राज्यसभा द्वारा इसका बिल भी लाया गया लेकिन अभी वो रुका हुआ है, फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भी कि देशों चिकित्सकों के साथ जुड़े हुए लाखों लोगों की जो संख्या है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति जो रुझान है लोगों का और ये सबसे सस्ती और सुलभ चिकित्सा प्रणाली है जो वनस्पतियों पर आधारित है। 115 पौधों से हम 38 औषधियां बनाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है और सबसे बड़ी बात यह है इस चिकित्सा पद्धति की कि इसकी पूर्ण रूप से दुष्प्रभाव भी हैं। कहीं पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट या एंटी रिएक्शन नहीं देखा गया पिछले 150 वर्षों में। हम 150 वर्षों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारे औषधियों का कोई दुष्प्रभाव किसी भी रोगी पर पड़ा है, ये इस चिकित्सा पद्धति की सबसे अच्छी बात है। आप इस चिकित्सा क्षेत्र में कब से हैं? जहां तक मेरा व्यक्तिगत इस चिकित्सा पद्धति से जुड़ने का सवाल है तो 1982 से मैं इस चिकित्सा पद्धति में आया। एक आईएच मेडिकल काउंसिल, इंडियन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली की एक संस्था है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरे देश में संचालन करती है, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर वी कुमार जी हैं। मैं उनके संपर्क में 1982 में आया, फिर मैंने इसकी विधिवत शिक्षा ग्रहण की और 1983 के बाद मैंने इसी चिकित्सा पद्धति से एमडीएच की डिग्री ली और आईएच मेडिकल काउंसिल की जो टॉपर लिस्ट थी मैं उसका टॉपर भी रहा। फिर 1986 में मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मील के पत्थर कहे जाने वाले डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में मैंने इंटर्नशिप किया और इंटर्नशिप करने के मैं उनके साथ 4 सालों में मैंने इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो वैज्ञानिक प्रणाली का जो गूढ़ रहस्य था वो मैंने सीखा और तब से लगातार मैं इस चिकित्सा पद्धति में रोगियों की सेवा कर रहा हूं और अभी हाल में ही ये हमारे काउंट सीजर मैटी जी का मैं चित्र अपने पूरे देशवासियों को दिखा रहा हूं। ये मैंने एक पुस्तक लिखी है जो 11 जनवरी को लॉन्च हो रही है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और ये इसका बैक पेज है जिसमें केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी जी हमारे वर्ष 2019 के कार्यक्रम में दिल्ली में उपस्थित होकर के सम्मानित किए थे और जब हम इस किताब के प्रथम पेज को पलटते हैं तो ये डॉक्टर रमाशंकर जी जो अपने आप में देखने में तो एक साधु लगते हैं लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में इनका एक अद्वितीय नाम था। आज ये हमारे बीच नहीं लेकिन इनके सिद्धांत और इनकी कार्यप्रणाली औषधियों को एंजाइम्स के रूप में माने जाने की जो कार्यप्रणाली है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वो आज प्रचलित हो रही है और तब से मैं लगातार रोगियों की पिछले 36 वर्षों से सेवा कर रहा हूं और अपने अनुभवों को शेयर कर रहा हूं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 17 अप्रैल से मैंने लगातार निःशुल्क ऑनलाइन क्लास रात में 9:30 बजे आरंभ किया है और 127 क्लास मेरे कल शाम तक पूरे हुए हैं और उस क्लास की बदौलत जो हमारे पिछले चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्षेत्र से अपने आप को हताश और निराश समझ रहे थे, उनको लग रहा था सरकार इसकी मान्यता में विलंब कर रही है, तो वो लगभग अपने आप को अलग थलग पा रहे थे। वो पुनः मेरे इस क्लास से जुड़ने के बाद उनमें एक नया उत्साह आया है और पूरे देश से हजारों फोन्स कॉल्स आते रहते हैं और लोग हमारे चिकित्सक हमारे क्लास से बड़े अच्छे लाभ ले रहे हैं और रोगियों की अपने सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में देश में इस चिकित्सा पद्धति की स्थिति क्या है और सरकार से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? आपके चैनल माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो स्थिति है, हम मान्यता प्राप्त तो नहीं है लेकिन अधिकार प्राप्त है, यानी ये चिकित्सा पद्धति अधिकार प्राप्त है क्योंकि केंद्र सरकार ने हमको
2012 में ही लिखित दे दिया है कि आप अपनी चिकित्सा पद्धति में इस चिकित्सा कार्य को कर सकते हैं, इसके अनुसंधान कर सकते हैं, इसको पढ़ा सकते हैं। केवल आप डिग्री नहीं देंगे, आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स देंगे। तो इस आदेश के तहत देश के विभिन्न संस्थाएं अपने स्वयं के खर्चे पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवा कर रही हैं, उनके लिए औषधियां बनाई जा रही हैं, औषधियां हम लोगों को उपलब्ध हो रही हैं। देश में कई राज्यों में इस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां बनाने वाले कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज आगे आई हैं और औषधियां पूरे देश में भरपूर उपलब्ध हैं। हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, चूंकि ये बहुत ही सस्ती और सुलभ चिकित्सा प्रणाली है और देश के लाखों रोगियों की सेवा हम पिछले 70 वर्षों को, अगर भारतवर्ष का इतिहास लें तो पिछले 100 वर्षों से हमने रोगियों की सेवा की है और हमारा नाम मात्र का खर्च आ रहा है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार अगर हमको इसकी मान्यता देती है सम्मानित चिकित्सा पद्धति के रूप में, तो सारी व्यवस्थाएं हमारी संस्थाएं कर लेंगी। जब हम डेवलप कर ले जाएंगे और अच्छी प्रक्रिया में आगे आ जाएंगे तो सरकार इसमें फिर अपने जिस तरीके के संशोधन करना चाहे करे। हम अभी शोध कार्य जारी रखे हैं। हमने 115 पौधे में से हमारे भारत में केवल 89 प्लांट्स मिलते हैं, तो हमने उनका सब्स्टिट्यूट प्लांट भी भारत में इकट्ठा करके उस पर हमने रिसर्च आरंभ कर दिया है कि अगर जो पौधे विदेशों में मिलते हैं, अगर वो पौधे उसकी कोई वैरायटी हमको भारत में दिखाई पड़ रही है तो हम उन पौधों पर इनकी दवाइयों का शोध कार्य आरंभ कर दिए हैं। और इसके लिए कानपुर की एक रिसर्च संस्था है जो मैटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने बहुत तेजी से काम आरंभ कर दिया है। और हम लोग आगामी 11 जनवरी को पूरे देश में मैटी जी का जन्म दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। और हम सबसे बड़ा एक जो सौभाग्य है, या ये कहिए कि एक बहुत ही तारतम्य जुड़ गया है कि 11 जनवरी को हम पूरे विश्व में मैटी जी का जन्मदिवस मनाते हैं और 11 जनवरी को ही केंद्र सरकार ने हमारी आईडीसी कमेटी की मीटिंग फिक्स कर रखी है। तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई शुभ संदेश हमको मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। हम सरकार से अपेक्षा यही करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दीजिए और हमारे देश के लाखों चिकित्सकों को एक सम्मान प्राप्त हो देश में, क्योंकि अभी हम केवल सम्मान के लिए तरस रहे हैं और आजादी के 70 साल बीत चुके हैं और इस चिकित्सा पद्धति से अभी तक कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। हमारा किसी चिकित्सा अन्य चिकित्सा पद्धतियों से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम सस्ती वनस्पति पर आधारित है, हमारे में कोई किसी अन्य साधन का या किसी मिनरल्स का या खनिज लवण का कोई प्रयोग नहीं किया गया। केवल वनस्पतियों के अर्क से हम उनके प्लांट के एंजाइम्स को प्राप्त करते हैं और अपने बॉडी में जिस एंजाइम्स की कमी होती है उस एंजाइम्स की प्रतिपूर्ति करके हम रोग को दूर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार का इसमें कोई खर्चा नहीं है मान्यता देने में, और हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों का सम्मान बढ़ेगा इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए। तो सरकार को आगे आकर के इस चिकित्सा पद्धति को स्वयं अपनाना चाहिए। जहां तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोगों को ठीक करने की बात है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमने हमारे कई साथी कैंसर इंस्टीट्यूट में अपने तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं और हमने उन रोगियों को जिनको अन्य कैंसर इंस्टीट्यूट ने वापस कर दिया था कि अब इनको घर ले जाइए, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों ने उनकी जीवन जो सीमा थी या लाइफ का जो बॉर्डर था, जैसे उन संस्थाओं ने कहा था इनको घर ले जाइए, इनका जीवन समाप्त केवल सेवा करिए, हमने उन रोगियों को अभी पिछले 5 से 6 वर्षों तक बड़े आराम से उनके घर पे रह करके उनकी सेवा की है और वो अच्छे चल रहे हैं। हीमोफीलिया में जहां पर अन्य चिकित्सा पद्धतियां अपना हाथ पैर ढीला कर देती हैं, वहां पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। कैंसर में, हीमोफीलिया में और आर्थराइटिस में बहुत अच्छे परिणाम हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आए हैं। हम छोटे मोटे रोग तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन हम गंभीर रोगों के प्रति भी उतने ही गंभीर हैं और हम इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार निरंतर हमारे जो शोध कार्य हैं वो हमारे चिकित्सकों के द्वारा जारी हैं और मैं ये चाहता हूं कि सरकार हमको आगे आने का हमारा रास्ता खोल दे और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के समानांतर हमको भी एक चिकित्सक के रूप में देखा जाए। अभी आप ही ने बताया कि आपकी जो ये चिकित्सा पद्धति है उसको मान्यता नहीं मिली है, तो आप ये बताइए कि आप अभी वर्तमान में भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी औषधियां कहाँ पे बन रही हैं, आपकी दवाइयां जो बनती हैं वो कहाँ बन रही हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो इस समय औषधियां तो हमारी लगभग मैं समझता हूं कि हर स्टेट में बन रही हैं। जैसे हमारे ही चिकित्सक इसमें आगे आकर के उन्होंने अपने निजी सोर्स से इन दवाइयों के प्लांट्स को जो हमारे इंडिया में प्राप्त हैं उनको कलेक्ट किया है, जो फॉरेन से में मिलते हैं वहां से मंगाने की अपनी निजी व्यवस्था की है। फिर उनको अपने लैब में
जो इसका प्रणाली है कि हम डिस्टर में प्लांट को सड़ा करके फिर उसका एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, फिर उसको हम D1, D2 और D3 तक तोड़ करके D3 से फिर हम रोगियों को ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक अपने निजी सोर्स से अपने निजी लैब में कर रहे हैं, और कुछ अच्छे लोग जो इसमें पैसा लगा सकते हैं उन्होंने पैसा अच्छा एक उद्योग स्थापित किया है। हिसार में डॉक्टर भारद्वाज जी अच्छी दवाइयां बना रहे हैं, बिहार में विक्रमगंज में दवाइयां बन रही हैं, और देश की सबसे सुपर मैटी फार्मास्यूटिकल कंपनी कानपुर में दवा बना रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में मुंबई में बन रहा है, हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ में बन रहा है। कई राज्यों में दवाइयां उपलब्ध हैं और दवाइयों की कमी नहीं है। हमारे चिकित्सकों की एक जो उत्साह था कि पहले औषधियां कम थी, इस नाते वो प्रैक्टिस से हताश होते थे। वर्तमान समय में 2012 से लेकर 2020 के बीच में ये 8 वर्षों में हर राज्य में लगभग दवाइयां बन रही हैं और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। और मैं सरकार से इसीलिए बार बार मांग कर रहा हूं कि आपको सिर्फ मान्यता देना है, बाकी सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं। हम केवल आप हमको एक स्टेज दीजिए खड़े होने के लिए, जैसे ही आप मान्यता देंगे वैसे ये सरकारी संरक्षण में आ जाएगा। तो सरकारी संरक्षण में आते ही आपके मानक बदल जाएंगे, हमको बेहतर सुविधाएं मिल जाएंगी, हम बेहतर काम करने में अपना जो हमारी एनर्जी है हम उसको आउटपुट दे सकेंगे। अभी आपने बताया कि आपके ये कैंसर पे और भी और रोगों पे भी काम करती है ये पद्धति, तो इसमें जी, जी। ऐसी कितनी दवाइयां हैं और ये किन किन रोगों पे इनका सफल आप परीक्षण कर चुके हैं? मैडम दवाइयां तो मैंने आपको बताया कि हमारी केवल 32 दवाइयां और 5 इलेक्ट्रिसिटी मिला के 37 और एक हमारी एक स्किन मेडिसिन है। तो हम टोटल 38 मेडिसिन पर ही काम करते हैं। हमने पिछले 150 वर्षों में जब से इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार हुआ तब से हमने 38 मेडिसिन पर ही कार्य किया, क्योंकि हमको 39वीं मेडिसिन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है कि हमने इस 38 मेडिसिन को ऑर्गन वाइज बांट रखा है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे पास अगर बुखार का कोई रोगी आता है तो हमारे पास बुखार की कोई दवा नहीं है। हमारे पास बुखार बॉडी में क्यों होता है, किस अंग की कमी से होता है, उसके किस फंक्शन डिसफंक्शन से होता है, उस ऑर्गन की दवा है, यानी थर्मोस्टेट बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो थर्मोस्टेट की हमारे पास मेडिसिन है। हम ये मान के चलते हैं कि बुखार अगर रोगी को हुआ है तो थर्मोस्टेट का काम रेगुलर से इरेगुलर हो गया है, तो हम उस इरेगुलरिटी को रेगुलरिटी पे लाके छोड़ देते हैं, यानी इम्बैलेंस को बैलेंस पे लाके छोड़ देते हैं और बॉडी हमारा होम्योस्टेटिस में फिर आ जाता है और बुखार उतर जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास किसी रोग की दवा नहीं है, इसीलिए हम 38 दवाओं में ही सफल हैं। जैसे कैंसर अगर होता है तो कैंसर में जो सेल्फ का आउटग्रोथ होता है, वो सेल्फ की जो होती है और उसकी जो सेल डिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी घट बढ़ जाती है, हमारे पास सेल्स की दवाइयां हैं, सेल को आउटग्रोथ रोकने की दवाइयां हैं, हमारे पास सेल की दवा नहीं है। हमारे पास उस कैंसर जहां से शुरू होता है उसके बेस की दवाई है, उस ऑर्गन के बेस की दवा है। इस नाते हम इस पर कार्य करते हैं और इसी तरीके से हमारे जितने रोग हैं हर रोग के हम ऑर्गन को टच करते हैं। सपोज कीजिए कि निमोनिया हो गया, तो निमोनिया अगर हो गया तो निमोनिया हमारे पास कोई रोग नहीं, दवा नहीं है, निमोनिया कोई दवा नहीं है, लेकिन निमोनिया किन अंगों को प्रभावित करता है उन अंगों को ठीक करने की दवा हमारे पास है। हम उन अंगों को सही करते हैं, शरीर रोग मुक्त हो जाता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। खास तौर से आपने ये बताया कि आपकी जितनी भी दवाइयां हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वो प्लांट्स बेस्ड हैं और उनमें कोई किसी तरीके की कोई भी मिलावट नहीं है और बहुत ही सस्ता इलाज है इसका, और इनका साइड इफेक्ट भी नहीं है कोई, और साथ ही इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, यही आपने बताया। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मैं दर्शकों को भी अपना नमस्कार करता हूं और मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को मुझे फिर संबोधित करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।